15वीं विद्या की खोज में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने अपने एक पुराने साथी नाई को बुलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत नाई के पास जाकर राजा की सूचना पहुंचाई। जैसे ही नाई को पता चला राजा विक्रांत ने उसे याद किया है, वह तुरंत राजा के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे आगे की सारी योजना बताई और कहा कि हमें कुछ वक्त के लिए राज्य से दूर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। नाई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और सफ़र का जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। राजा विक्रांत और नाई दिन में तो सफ़र करते और रास्ते में कोई नगरी आती तो वहीं ठहर कर रात को विश्राम करते। नाई का काम था नगरी से बाजार में जाकर सामान लाना, खाना बनाकर राजा विक्रांत को खिलाना। ऐसे ही रात और दिन चलते चलते काफ़ी दिन बाद राजा विक्रांत व नाई उस जंगल के पास पहुंच गए। चूँकि घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए घोड़ों को बाहर ही छोड़कर राजा व नाई तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। आखिरकार इतनी लंबी यात्रा के बाद राजा विक्रांत बाबा अमरा गुरु की कुटिया ढूंढने में कामयाब हो गए। राजा ने देखा कुटिया का द्वार काफ़ी सुनहरा था। बाबा की सुंदर कुटिया बनी हुई है। कुटिया के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बाबा मृगशाला पर बैठे तपस्या में लीन है। राजा और नाई बाबा अमरा गुरु के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन 1 सप्ताह हो गया, बाबा तो आंखें ही नहीं खोलते। तो राजा ने कहा, जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते हम आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं। और दोनों आश्रम में काम करने लग गए। नए नए फूल लाकर लगाए, जंगल से सूखी लकड़ी लाकर इकट्ठी कर दी और आराम से रहने लगे। 1 महीना बीत गया। तब कहीं जाकर बाबा अमरा गुरु ने आंखें खोली और अपने सामने एक राजा व एक नौकर को बैठे देखा, जो हाथ जोड़कर बाबा की तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे पास आओ और अपना परिचय दो, क्योंकि तुम इतने भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास आए हो। यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। आप लोग इतना कष्ट उठाकर मेरे पास आए हैं तो जरूर कोई कार्य होगा। इतनी बात सुनकर राजा व नाई बाबा के पास आए। चरणों में बैठकर राजा ने कहा, हे महाराज, मैं राजा विक्रांत हूँ और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान करें। बाबा बोले, बोलो बच्चा, क्या समस्या है? राजा बोला, महाराज, मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूँ। कृपया आप मुझे 15वीं विद्या का दान दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा बोले, ओहो बालक, तू तो बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है, किंतु एक बात बता, तुझे मेरा पता बताया किसने? राजा बोला, महाराज, एक बाजीगर ने। बाबा बोले, ठीक है, परंतु राजन, इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बड़ी कठिनाई आएगी। क्या कर पाओगे? राजा बोला, महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का डटकर मुकाबला करूंगा। कृपया आप मुझे सही राह दिखाइए। बाबा बोले, तो ठीक है राजन, इस विद्या को सिखाने के पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 15वीं विद्या है मरे हुए शरीर को जिंदा करना। लेकिन इस विद्या से अगर आप किसी शरीर को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उस मरे हुए शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब भी चाहो अपने शरीर में वापस आ सकते हो। कहने का मतलब है, आप किसी भी मरे हुए प्राणी को जिंदा करते हो तो आपका शरीर मर जाएगा और आप जब अपने शरीर में वापस आओगे तो दूसरा शरीर मर जाएगा। और हाँ, इस विद्या को सीखते वक्त आपको केवल एक समय भोजन मिलेगा। वक्त की इसमें कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। मालूम नहीं कितना लग जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? राजा बोला, ठीक है बाबा, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा बोले, कल सुबह से आपकी शिक्षा आरंभ हो जाएगी। दूसरी सुबह बाबा ने राजा को अपने सामने बैठा लिया और मंत्र सिखाना आरंभ कर दिया। अब राजा का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ एक भयंकर समस्या का सिलसिला, जिससे राजा अभी अनजान थे। दोस्तों, जब राजा को बाबा मंत्र सुना रहे थे तो नाई भी राजा के पीछे बैठा बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रट लिए थे और वह भी मन ही मन मंत्र का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा की शिक्षा 12 वर्ष तक चली। राजा को बाबा जो भी मंत्र बताते उसे नाई भी तुरंत अपने जहन में बैठा लेता था, यानी रट लेता था।
और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते वैसे ही नाई भी मन ही मन मंत्र का जाप करता रहता। कहने का मतलब है 12 वर्षों में राजा 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ नाई भी सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूर्ण हो गई है, अब आप अपने राज्य जाकर अपने राज्य का काम संभाल सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने प्रसन्न भाव से अपने गुरु की बात का मान रखते हुए हामी भरी और अपना सिर हिलाया। अगली सुबह राजा ने गुरु अमरा को प्रणाम कर एवं चरण स्पर्श कर जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने भी अपनी प्रसन्नता के भाव मुख पर लाकर उन्हें आशीर्वाद देकर जाने को कहा। अब राजा नाई को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। अब घोड़े तो थे नहीं, इसलिए पैदल ही बातें करते करते चले आ रहे थे। दोस्तों, अब आगे होता क्या है कि नाई के दिल में कपट जाग उठता है। नाई ने मन ही मन एक भयंकर साजिश रच डाली। नाई से राजा बनने की साजिश। राजा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नाई गुमसुम होकर बैठ गया। राजा अभी उसकी कूटनीति से बिल्कुल अनजान थे। तो नाई को इस तरह गुमसुम बैठा देखकर राजा ने कहा, नाई, क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हो। नाई बोला, महाराज, मेरे दिल में एक बात है, आप बुरा न मानो तो बताऊं। राजा बोले, नाई, जो भी बात है खुलकर बताओ। नाई बोला, महाराज, मैं यह कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद यह 15वीं विद्या हासिल की है, तो आप अगर अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र ना बन जाओ। राजा बोले, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देखते हैं। नाई बोला, महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नाई थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर राजा के सामने रख दिया और कहा, महाराज, इस मरे हुए तोते में आपके प्राण डालिए। राजा बोले, ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। राजा मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण तोते में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया और राजा का शरीर अचेत होकर गिर गया। इधर नाई ने अपनी साजिश में कामयाब होने लगा था। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा के शरीर में डाल दिए। अब नाई का शरीर भी अचेत होकर गिर गया। कहने का मतलब है, राजा तोता बन गए और नाई राजा बन गया। राजा, जो कि तोते के शरीर में है, देखकर चकित हो गए कि नाई ने यह विद्या कैसे सीख ली और बोले, अरे नाई, यह तूने क्या कर दिया, तुम मेरे शरीर में क्यों आ गया। नाई बोला, महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो कि मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठकर सीखी है। राजा गुस्से में बोले, नाई, तुमने अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाने की चेष्टा भी कैसे की। इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में दिया जाएगा। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस जा और मेरा शरीर खाली कर, ताकि मैं अपने शरीर में वापस आ सकूं। नाई बोला, मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ क्या, जो अपने शरीर में वापस जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है, इस अवसर को मैं छोड़ भी नहीं सकता। और आप तो एक तोते हो, भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। मैं यह शरीर किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं भी वे सारे सुख भोगूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। अब नाई अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से मारने के लिए भागा, जिसमें राजा के प्राण बसे थे। तोता बेचारा क्या करता, जान बचाकर भागा और दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर नाई को देखने लगा और उदास मन से सोचने लगा कि जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया, उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी। अब क्या कर सकता हूँ। और तोता बैठा बैठा रोने लगा। इधर नाई, जो कि राजा के शरीर में था, लकड़ियाँ और फूस को इकट्ठा किया और अपने अचेत शरीर को जलाकर राजा की नगरी की तरफ चल दिया। दोस्तों, भाग 4 में आप सुनेंगे, जब नाई राजा के वेश में राज्य में वापस आता है तो वहाँ क्या होता है। क्या राज्य के लोग उसे पहचान पाएंगे, खास तौर पर तब जब वह रानी सत्यवती के पास जाता है, जबकि नाई को मूछ के बाल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इस पर रानी की क्या प्रतिक्रिया होगी और राजा, जो कि तोता बन चुके हैं, उन्हें अपना शरीर वापस कैसे मिलेगा। जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।